दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसा ही फल मिलता है। ये बात अलग है कि किसी को जल्दी मिल जाता है तो किसी को मिलने में थोड़ा समय लग जाता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनकर आपका भी सर पूरी तरह से चकरा जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर जिले का एक थाना पड़ता है कैपियरगंज, और इसी कैपियरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है मूसाबार, और इसी मूसाबार गांव का रहने वाला है जितेंद्र साहनी। जितेंद्र की पत्नी का नाम है लीलावती। जितेंद्र और लीलावती के दो बच्चे भी हैं। लीलावती की एक छोटी बहन है जिसका नाम है रेनू। रेनू जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास। दरअसल रेनू अपनी बहन और जीजा जी के साथ ही रहती है। बात कर रहा हूं मैं 23 नवंबर 2023 की। दरअसल इसी कैपियरगंज का एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है कमेनी घाट। दरअसल इसी कमेनी घाट पर हर साल 23 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। 23 नवंबर की सुबह सुबह रेनू भी अपनी बहन और जीजा से कहती है कि मैं मेला जाना चाहती हूँ। इस पर रेनू की बहन उसे समझाते हुए कहती है कि हम सब एक साथ ही मेला जाएंगे, लेकिन रेनू अपनी बहन से कहती है कि मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी, इसीलिए अपने दोनों भांजों को भी साथ लेकर जा रही हूँ। उसके बाद रेनू अपने दोनों भांजों को लेकर मेला चली जाती है, लेकिन जब 6 घंटे बाद भी वापस अपने घर पर नहीं आती है, अब लीलावती अपने दोनों बच्चों को लेकर परेशान होने लगती है। अपने पति जितेंद्र से कहती है कि मेला जाकर देखिए कि आखिरकार बच्चे और रेनू कहाँ रह गए हैं। जितेंद्र जब मेले में जाता है, पूरा मेला जाकर छान मारता है, लेकिन बावजूद इसके ना तो रेनू और ना ही उसके दोनों बच्चे कहीं दिखाई देते हैं। दरअसल मेला के बगल में एक पुलिस चौकी होती है। जितेंद्र वहां पता करने के लिए जाता है, लेकिन जितेंद्र जब पुलिस चौकी में पहुंचता है तो देखता है कि उसके दोनों बच्चे कुर्सी पर बैठकर रो रहे हैं। जितेंद्र के दोनों बच्चे जब अपने पिता को देखते हैं, जाकर गले लग जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। जितेंद्र अपने दोनों बच्चों से उनकी मौसी रेनू के बारे में पूछता है, तो जितेंद्र के दोनों बच्चे अपने पिता को जवाब देते हुए कहते हैं कि मौसी मेले में कहीं गुम हो गई है। लेकिन पुलिस जब जितेंद्र को देखती है, जितेंद्र से सवाल करती है कि तुम कौन हो। इस पर जितेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये दोनों बच्चे मेरे ही हैं। पुलिस जितेंद्र से कहती है कि दरअसल ये दोनों बच्चे मेले में खड़े होकर जोर जोर से रो रहे थे, इसीलिए हमने लाकर पुलिस चौकी में बिठा दिया। जितेंद्र जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है तो पुलिस जितेंद्र से कहती है कि एक बार फिर से मेले में जाकर देखो तुम्हारी साली कहाँ रह गई है, हो सकता है कि वो घर चली गई होगी। उसके बाद जितेंद्र फिर से मेले में जाता है और अपनी साली की हर जगहों पर तलाश करता है, लेकिन बावजूद इसके रेनू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जितेंद्र जब अपने घर पर पहुंचता है, रेनू के बारे में अपनी पत्नी से बताता है। इधर लीलावती को जब मालूम चलता है कि उसकी बहन मेले से कहीं गायब हो गई है, लीलावती ये सोचकर काफी परेशान हो जाती है कि अब वो अपने माता पिता को क्या जवाब देगी। लीलावती जो बगल के ही रामघाट गांव की रहने वाली है। लीलावती के पिता का नाम है ब्रह्मदेव और मां का नाम है चंद्रावती। जब रेनू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, लीलावती उसी शाम को ही अपने पति को लेकर अपने मायके चली जाती है और रेनू के बारे में अपने माता पिता से बताती है। इधर रेनू के माता पिता को जब मालूम चलता है कि रेनू कहीं गायब हो चुकी है, दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उनके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पर फोन करते हैं और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन बावजूद इसके रेनू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है कि आखिरकार रेनू कहाँ चली गई है। 2 दिन का समय गुजर जाता है। आखिरकार 2 दिनों के बाद 25 तारीख को चंद्रावती अपने दामाद जितेंद्र को लेकर इसी कैपियरगंज थाने में जाती है और अपनी बेटी रेनू की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है।
रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस भी रेनू की हर जगह पर तलाश करती है। लगभग 3 दिन का और समय गुजर जाता है। तभी 28 नवंबर 2023 को पेपर में एक खबर छपता है। दरअसल इसी कैपियरगंज थाने के अंतर्गत माधवपुर घाट की झाड़ियों के बगल पुलिस को एक 18 साल की लड़की की डेड बॉडी बरामद होता है। जैसे ही ये खबर जितेंद्र पढ़ता है, ये सारी बातें जाकर अपनी सास चंद्रावती से बताता है। उसके बाद चंद्रावती अपने दामाद को लेकर थाने जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि आप लोगों को जो लड़की का डेड बॉडी बरामद हुआ है, दरअसल हम उसको देखना चाहते हैं। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चंद्रावती और उसके दामाद जितेंद्र को दिखाती है, दोनों उस डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेते हैं। दरअसल चंद्रावती पुलिस वालों से कहती है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी रेनू है। जैसे ही रेनू की शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम कराने के बाद रेनू की डेड बॉडी को उसके माता पिता के हवाले कर देती है। रेनू के माता पिता भी उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद चंद्रावती अपनी बेटी और दामाद को लेकर 30 तारीख को इसी कैपियरगंज थाने में जाती है और रेनू की हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज करवा देती है। दरअसल चंद्रावती अपने ही पड़ोस के 2 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराती है, जिनमें से एक का नाम है राम सजन और दूसरा उसी का बेटा ज्ञानेंद्र। राम सजन जो रेलवे में नौकरी करता है, तो वहीं उसका बेटा ज्ञानेंद्र एक फौजी है। दोनों के नाम पर जब नामजद मुकदमा दर्ज करती है, पुलिस इसकी वजह पूछताछ करती है। चंद्रावती कहती है कि दरअसल साहब इन लोगों के साथ मेरा कुछ जमीनी विवाद चल रहा है, इसी वजह से बाप बेटे ने मेरी बेटी की हत्या कर दिया है। पुलिस जब नामजद मुकदमा दर्ज करती है, उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए इनके घर पर जाती है, तो मालूम चलता है कि दोनों ही अपने घर पर मौजूद नहीं हैं। इसीलिए पुलिस राम सजन और उसके बेटे ज्ञानेंद्र के नंबर पर फोन करती है और दोनों को थाने पर बुलाती है। राम सजन जब अपने बेटे के साथ थाने पर पहुंचता है, पुलिस इन दोनों से रेनू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। राम सजन पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये सब झूठ है, दरअसल हमने रेनू की हत्या नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन रेनू की हत्या हुई थी हम दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस इन दोनों की बातों की जांच पड़ताल करती है, तो मालूम चलता है कि दोनों ही सच बोल रहे हैं। इसीलिए पुलिस दोनों को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार रेनू की हत्या किया किसने है। लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये नजर आती है कि रेनू की हत्या से उसके माता पिता के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा है। इसीलिए पुलिस को अब कहीं ना कहीं रेनू की मां के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों से कहती है कि चंद्रावती के बारे में पता लगाओ। इसके बाद पुलिस भी अपराधियों को ढूंढना शुरू कर देती है। धीरे धीरे लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है और ठीक 6 महीने के बाद अप्रैल 2024 के पहले सप्ताह में एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं जो खबर लेकर आया हूं, मुझे नहीं मालूम है कि ये आपके काम का है कि नहीं, लेकिन अक्सर चंद्रावती के घर में रात के समय एक महिला और एक पुरुष आते हैं और रात के समय ही वापस भी चले जाते हैं। खबरी जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब सच्चाई जानने के लिए चंद्रावती के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर चंद्रावती पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही है। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी आनंद यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। आनंद यादव जो अयोध्या जिले के इनायत नगर का रहने वाला है। पुलिस जब आनंद के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें ही एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल 23 नवंबर को जब रेनू मेले से गायब हुई थी, उस दिन भी आनंद के मोबाइल का लोकेशन उसी मेले के आसपास का ही दिखाई दे रहा था, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद उस वक्त आनंद मेले में जरूर मौजूद रहा होगा। फिलहाल आनंद का लोकेशन कानपुर के काका देवनगर का दिखाई दे रहा था। पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ काका देवनगर में जाती है, लेकिन इससे पहले ही आनंद को शायद पुलिस के बारे में मालूम चल जाता है।
इसीलिए आनंद मौके से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस और आनंद के बीच में चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। दरअसल आनंद अक्सर अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके ही रखता है, जिसकी वजह से पुलिस चाहकर भी आनंद के पास नहीं पहुंच पाती है। लेकिन आखिरकार 14 मई 2024 को आनंद के मोबाइल का लोकेशन इसी कैपियरगंज के रेलवे स्टेशन का दिखाई दे रहा था। पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर पुलिस को रेनू दिखाई देती है। रेनू को देखकर पुलिस वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि रेनू के साथ एक व्यक्ति भी मौजूद था। पुलिस दोनों को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर रेनू से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है। तो रेनू कहती है कि साहब ये मेरा पति है, जिसका नाम है आनंद यादव। पुलिस सबसे पहले रेनू से सवाल करती है कि लगभग 6 महीने पहले ही जब तुम्हारी हत्या हो गई है तो फिर तुम जिंदा कैसे हो। पुलिस रेनू से सवाल करती है कि अगर तुम जिंदा हो तो 6 महीने पहले मरने वाली लड़की कौन है। रेनू जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से हैरान रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले। रेनू के पिता का नाम है ब्रह्मदेव, जो 3 साल पहले इसी कानपुर के काका देव नगर में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था और वहीं पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। ब्रह्मदेव के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम है लीलावती, दूसरा बेटा सुनील और सबसे छोटी बेटी रेनू। लीलावती और सुनील की शादी भी कर चुका है। ब्रह्मदेव जहां पर अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, उसी के बगल आनंद भी रहता था। दरअसल आनंद और सुनील के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है, इसीलिए आनंद अक्सर सुनील के घर भी आते जाते रहता था। लेकिन जब बार बार उसके घर पर आना जाना शुरू करता है, आखिरकार रेनू और आनंद के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। आनंद और रेनू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद आनंद रेनू को एक मोबाइल खरीद कर दे देता है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि अक्सर दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी रेनू के माता पिता को मालूम चल जाता है। जैसे ही रेनू के माता पिता को मालूम चलता है कि उनकी बेटी का बगल के ही रहने वाले आनंद के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, दोनों इस बात से काफी नाराज हो जाते हैं। अपनी बेटी को काफी समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके रेनू अपने माता पिता की बात नहीं मानती है और मौका निकालकर अक्सर आनंद से मुलाकात करती रहती है। जब इस तरह का कदम उठाना शुरू कर देती है, इधर रेनू के माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं। सोच में पड़ जाते हैं कि अगर उनकी बेटी के साथ कहीं ऊंच नीच हो गया तो फिर वो समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं। रेनू जब उनकी बात नहीं मानती है, आखिरकार एक फैसला लेते हैं और अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए गोरखपुर अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। और गांव में जब पहुंचते हैं, चंद्रावती अपनी बेटी को अपनी बड़ी बेटी लीलावती के पास भेज देती है, ये सोचकर कि रेनू जब अपनी बड़ी बहन लीलावती के पास जाएगी, वहां पर जाकर आनंद को भी भूल जाएगी। लेकिन रेनू जब अपनी बड़ी बहन के पास जाती है, इसके बावजूद भी आनंद से बातचीत करना बंद नहीं करती है। दरअसल इधर आनंद का भी वही हाल होता है। आनंद और रेनू दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर चुके थे। इसीलिए रेनू जब एक दिन आनंद से बातचीत करती है, कहती है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से अपने पास ले चलो। जब घर छोड़कर भागने की बात कहती है, आनंद रेनू को समझाते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। उसके बाद रेनू एक सही मौके का इंतजार करने लगती है। 23 नवंबर को उसके इलाके में जब मेला लगता है, उससे पहले ही रेनू आनंद के नंबर पर फोन करती है और अपने पूरे प्लान के बारे में बताती है। कहती है कि मैं मेला घूमने आऊंगी, तुम भी वहीं पर पहुंच जाना और फिर हम वहीं से फरार हो जाएंगे। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। रेनू जब मेले में जाती है, आनंद भी मेले में ही उससे मुलाकात करता है। जब दोनों की मुलाकात होती है,
उसके बाद रेनू अपने दोनों भांजों को थोड़ी देर तक मेले में घुमाती है और फिर उनको खाने की कुछ चीजें दिला देती है और मेले में ही उनको छोड़कर आनंद के साथ फरार हो जाती है। उसके बाद आनंद रेनू को लेकर फिर से इसी कानपुर शहर चला जाता है और 2 दिनों के बाद मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर तीसरे दिन खुद रेनू आनंद के मोबाइल से अपनी माँ के नंबर पर फोन करती है और उससे कहती है कि मैं आनंद के साथ सही सलामत हूँ और हमने शादी भी कर लिया है। शादी की बात जब कहती है, इससे पहले ही चंद्रावती थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी थी। चंद्रावती को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी ने भाग कर शादी कर लिया है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। चंद्रावती ये सोच लेती है कि उसकी बेटी अब मर चुकी है, लेकिन जैसे ही 28 तारीख को एक लड़की की मौत की खबर पेपर में छपती है, इधर चंद्रावती का दामाद जब आकर ये सारी बातें चंद्रावती से बताता है, चंद्रावती के दिमाग में एक षड्यंत्र आ जाता है। दरअसल चंद्रावती का उसी के पड़ोस में रहने वाले राम सजन के साथ कुछ जमीनी विवाद चल रहा है। चंद्रावती अपनी बेटी और दामाद को लेकर थाने में जाती है और रेनू की हत्या का नामजद मुकदमा राम सजन और उसके बेटे ज्ञानेन के ऊपर दर्ज करवा देती है। चंद्रावती ये सोचती है कि राम सजन काफी परेशान हो जाएगा, उसके बाद राम सजन से कुछ पैसे ऐंठ लेगी, लेकिन चंद्रावती का ये प्लान फेल हो जाता है। दरअसल इधर बार बार रेनू अपने पति के साथ रात के समय अपनी माँ से मिलने के लिए आती है और आधी रात के समय ही घर से निकल जाती है, क्योंकि रेनू को भी ये मालूम चल चुका था कि उसकी माँ ने थाने जाकर उसकी ही हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज करवा दिया है। लेकिन 14 मई 2024 को जैसे ही कैपियरगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, आनंद अपना मोबाइल ऑन करता है रेनू की मां को फोन करने के लिए। लेकिन जैसे ही आनंद अपना मोबाइल ऑन करता है, उसका लोकेशन पुलिस को मिल जाता है। वाकई में रेनू जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस रेनू की ही तहरीर पर उसकी मां चंद्रावती, उसके जीजा जितेंद्र और उसकी बड़ी बहन लीलावती को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार मरने वाली लड़की कौन है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल तो कर रही है, लेकिन असली अपराधी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार पुलिस असली अपराधी तक कब तक पहुंचती है और आखिरकार इस मामले का खुलासा कब तक होता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।